हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, ये क्लास है आपकी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की, यानी कि लिंग, विद्यालय और समाज। आपका लास्ट पेपर यानी कि फोर्थ पेपर बचा है। कुछ स्टूडेंट्स का इंक्लूसिव एजुकेशन है, कुछ का वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है और कुछ स्टूडेंट्स का जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है। तो ये आपका लिंग, विद्यालय और समाज की क्लास है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुरुष प्रधान समाज में सर्वेसर्वा कौन होता है? पुरुष प्रधान, जहां पे पुरुष को महत्व दी जाती है या पुरुष को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो पुरुष प्रधान समाज में जो सर्वेसर्वा है वो पुरुष ही होता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। भारतीय सामाजिक संरचना में घर का दायित्व संभालना किसका कार्य समझा जाता है? तो भारतीय जो सामाजिक संरचना है उसमें यह समझा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर का काम करेंगे। तो यहाँ पे महिलाओं को जो है घर का काम संभालने का दायित्व दिया जाता है। भारतीय समाज ने सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। भारतीय समाज ने सर्वोच्च स्थान पुरुषों को प्रदान किया है कि जो पुरुष हैं वह जो है उनका सर्वोच्च स्थान है, घर के मालिक वही हैं और घर की व्यवस्थाएं वही देखेंगे और स्त्रियां खाना पकाएंगी या घर का काम करेंगी, ऐसी धारणा है। लेकिन धीरे धीरे ये सब परिवर्तित हो रहा है। ये पुरानी धारणाएं हैं। धनोपार्जन करना भारतीय सामाजिक व्यवस्था में किसका कार्य माना जाता है? तो धनोपार्जन करना, धन कमाना भी जो है पुरुषों का ही काम माना जाता है कि पुरुष धन कमाएंगे और स्त्रियां खाना पकाएंगी। समाज में महिलाओं को स्तर दिया जाता है द्वितीय का। तो फिर प्रथम कौन है? प्रथम हमारे पुरुष हैं। प्रथम कौन है? प्रथम पुरुष हैं और स्त्रियों को द्वितीय स्थान प्राप्त है। भारत में जाति का आधार क्या है? भारत में जाति का आधार जन्म है। जाति का आधार क्या है? जन्म। जन्म से डिसाइड हो जाता है कि बच्चा किस धर्म का है, किस जाति का है। भारतीय संविधान की किस धारा, देखिए संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में भी आपको मिले और इसमें भी मिलेंगे, लिंग, विद्यालय, समाज में मिलेंगे। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत शासकीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्राप्त है? धारा 45। भारतीय संविधान की जो धारा 45 है इसके अंतर्गत शासकीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्राप्त है। शिक्षक के संदर्भ में जो जेंडर भेद है वह पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, कभी कभी पाया जाता है, ये सभी। तो इसमें जो जेंडर भेद है वह पाया जाता है। किस काल में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है? मध्यकाल। मध्यकाल में पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति में गिरावट आई है। बहुत ही बेहतरीन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। और किस व्यवस्था में स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है? जो संयुक्त परिवार व्यवस्था होती है उसमें स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा परिवार, चाचा ताऊ सब लोग एक ही फैमिली में रहते हैं। पूरा परिवार एक फैमिली में रहता है और जब घर में कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो सारा कार्यभार उसी पे डाल दिया जाता है ना। उसको पानी दो, उसको पानी, यानी कि यहाँ पे जो महिला होती है उस पर उसको क्या होता है, उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में क्या होता है कि अपना अलग अलग फैमिली है सबकी, है ना, जिसमें पेरेंट्स और उनके एक या दो बच्चे। स्त्री की जैविक संरचना कितने कोषों से होती है? 2 कोषों से होती है। पुरुष की जैविक संरचना कितने कोषों से होती है? तो यहां पे पुरुष की जो जैविक संरचना है वह आपकी, पुरुष की जैविक संरचना भी 2 कोषों से होती है। भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर होने वाले अपव्यय और गतिहीनता की ओर सबसे पहला ध्यान किसका गया था? हर्टॉग कमेटी का। भारत में जो प्राथमिक शिक्षा स्तर है उसमें होने वाले अपव्यय और गतिहीनता की ओर सबसे पहला ध्यान हर्टॉग कमेटी का गया था। क्वेश्चन 2020 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कक्षा कक्ष शिक्षण के साथ विशेष रूप से किस पर बल दिया जाता है? तो कक्षा कक्ष में टीचिंग के साथ साथ बच्चे के अधिगम पर, लर्निंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कक्षा कक्ष में शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत किसको अधिक महत्व दिया जाता है? तो क्लासरूम में जो शिक्षण अभ्यास है उसके अंतर्गत शैक्षणिक क्रियाओं यानी कि जो टीचिंग एक्टिविटीज हैं उन पर, उनको अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कक्षा कक्ष शिक्षण में छात्र की डैश के विकास को महत्व दिया जाता है, क्षमताओं को। कक्षा कक्ष शिक्षण में छात्रों की क्षमताओं के विकास को महत्व दिया जाता है।
कक्षा कक्ष शिक्षण में लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए किसको अधिक महत्व दिया जाता है? व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से लैंगिक भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया जाता है। छात्र शिक्षण में कौन सा पक्ष समाहित है? अधिगम और व्यवहार। छात्र शिक्षण में कौन सा पक्ष समाहित है? अधिगम और व्यवहार। कक्षा कक्ष में संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद मूल संकल्पना को प्रस्तुत करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण की वार्तालाप विधि में लैंगिक भेदभाव न उत्पन्न हो इसके लिए किस माध्यम के प्रयोग को अधिक महत्व दिया जाता है? शाब्दिक। किस माध्यम को अधिक महत्व दिया जाता है? शाब्दिक। शिक्षण की खेल विधि में से किसको अधिक महत्व दिया जाता है? रुचि और क्रिया। रुचि यानी इंटरेस्ट और एक्टिविटी को अधिक महत्व दिया जाता है। लैंगिक भेद रहित परिचर्चा व्यूह रचना के लिए किस प्रकार के वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है? प्रजातांत्रिक। किसको अधिक महत्व दिया जाता है? प्रजातांत्रिक। कक्षा सम्मेलन शिक्षण प्रतिमान को विकसित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? विलियम ग्लेसर को। किस विद्वान को जाता है? विलियम ग्लेसर को जाता है। कक्षा सम्मेलन शिक्षण प्रतिमान को विकसित करने का श्रेय विलियम ग्लेसर को जाता है। पिट्सबर्ग अध्यापक शिक्षा प्रतिमान के साथ किस विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है? तो पिट्सबर्ग अध्यापक शिक्षा प्रतिमान के साथ जो हमारे साउथवर्थ विद्वान हैं इनका नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, प्रगतिशील समाज में जो समाजीकरण है वह तीव्र गति से होता है। समाजीकरण की कौन सी विधियां हैं? तो समाजीकरण में पुरस्कार और दंड ये दोनों ही विधियां आती हैं। खेल में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो खेल में समाजीकरण, सहयोग, स्वस्थ प्रतियोगिता यह सब सम्मिलित है, लेकिन हार जीत इसमें इंक्लूड नहीं होती है। हार जीत तो होती रहती है। जरूरी है कि हम अपना एक दूसरे के साथ सहयोग करके भाईचारे की भावना से स्वस्थ प्रतियोगिता करें। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब बना था? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम सन 1929 में बना था। मातृत्व सुविधा 1987 को संशोधित कानून कब बना? यह बना था आपका 1961 में। कब बना? 1961 में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज रिटजर ने सभी नारीवादी सिद्धांतों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो जॉर्ज रिटजर ने सभी नारीवाद सिद्धांतों को 3 भागों में विभक्त किया है। लिंग असमानता की व्याख्या करने वाले प्रमुख नारीवादी सिद्धांत कितने प्रकार के हैं? तो लिंग असमानता की व्याख्या करने वाले जो प्रमुख नारीवादी सिद्धांत हैं वह 2 प्रकार के हैं। कितने? 2 प्रकार के हैं। बहुत बड़ा कमेंट लिखा है, मानव समाज के विकास में कथन मानव समाज के विकास में आर्थिक व तकनीकी कारण अधिक सहयोग प्रदान करते हैं और वर्ग संघर्ष से ही इतिहास की उत्पत्ति हुई है। ये पूंजीवादी व्यवस्था विरोधी थे और इसे शोषण का मूल कारण मानते थे। वह इसके अंत और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के पक्षधर थे। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट वन, किलोमीटर दूर की घटनाओं द्वारा एक दूसरे को स्वरूप प्रदान किया जाता है। यह बात एंथनी गिडेंस ने कही है। किसने कही है? एंथनी गिडेंस ने कहा है किलोमीटर दूर की घटनाओं द्वारा एक दूसरे को स्वरूप प्रदान किया जाता है। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु ने सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उनके विचार में परिवार का प्राथमिक स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था। और उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा? यह बात आपके अनुच्छेद 15 में कही गई है। स्त्रियों को संपत्ति में मालिकाना हक कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अंतर्गत स्त्रियों को संपत्ति में मालिकाना हक अधिनियम प्रदान करता है। उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किस संहिता में किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया है।
भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को, इनको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 मतलब ऐसे क्या होंगे कि आपको इनमें से कोई एक ये दे देंगे और 3 गलत दे देंगे, कहेंगे इसमें सही बताइए कौन सा है ना। भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को कब और किस लिए संशोधित किया गया था? अधिनियम को अधिक कठोर बनाने, दहेज के लेने व देने को संज्ञेय अपराध घोषित करने की दृष्टि से दहेज निरोधक अधिनियम में सन 1986 में आवश्यक संशोधन किए गए थे। चलिए 50 नंबर क्या कहता है, क्यों जाना जाता है? चलो क्यों नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इतना बड़ा नहीं आएगा। हिंदू बाल विधवाओं और विधवाओं का पुनर्विवाह हो जाए, हिंदू बाल विधवाओं का पुनर्विवाह हो जाए, इसके लिए किन किन समाज सुधारकों ने प्रयास किया? दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज से थे, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज और ईश्वर चंद, इन्होंने कोशिश की और प्रयास किया कि जो विधवाएं हैं उनको पुनर्विवाह करने का हक मिलना चाहिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? 1956 में बनाया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान 12 से 34 में, जस्ट मिनट प्लीज। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से 34 में। संविधान की किस धारा महिला को समान अवसर देने की बात कही गई है? धारा 14, 15, 16 में महिला को समान अवसर देने की बात कही गई है। भारत में महिलाओं से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखिए। तो उसमें आपका एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ जाएगा 1956, दूसरा बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 आ जाएगा। बाल विवाह निराकरण करने के लिए 2 सुझाव कौन कौन से हैं? शिक्षा का प्रचार प्रसार और नियमों का सख्ती से पालन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, समाज में महिलाओं को स्तर दिया जाता है, द्वितीय दिया जाता है, अभी पढ़ा था। 1928 में शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत नाम से प्रकाशित पुस्तक किसकी रचना है? जॉर्ज पेन की। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र सिद्धांत जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? जॉर्ज पेन ने की थी। दहेज लेना देना दोनों को ही अपराध घोषित किया गया 1951 में, यह बिल 1951 में पारित हुआ था। सती प्रथा अथवा विधवा को बलपूर्वक जला देने के रिवाज को गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध घोषित किया गया था 1929 में। 1929 में किया गया था। यहां पे ऑप्शन आपका 1829 की जगह 1929 होना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ सामाजिक दक्षता, यह किसने कहा था? डीवी ने कहा है। वह देश जहां महिला विकास सूचकांक 0.92 है फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जनजातियों में महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन के क्या कारण हैं? एक तो संवैधानिक प्रावधान, आरक्षण की सुविधाएं, शिक्षा का विस्तार, विकास कार्यक्रम, बाहरी संपर्क। ठीक है, यह जनजातियों में महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन के मूल कारण हैं। 20वीं सदी में किस आंदोलन ने एक विश्व प्रसिद्ध नारीवादी आंदोलन को रूप ले लिया था? वीमेन लिव ने। द सेकेंड सेक्स किसकी बहुचर्चित पुस्तक है? सिमेन द बोयर की। द फेमिनिन मिस्टिक किसकी रचना है? बेटी फ्राइडन की। बेटी फ्राइडन की। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीमेन नामक संस्था की स्थापना किसने और किस सन में की थी? तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीमेन नामक संस्था की स्थापना बेटी फ्राइडन ने सन 1966 में की थी। सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? केट मिलेट की। किस समाज में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? हिंदू समाज में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। परिवार एवं समाज में लोगों यानी कि पुरुषों स्त्रियों के बीच स्थित शारीरिक और जैविक अंतर कैसा है? सार्वभौमिक है। कैसा है? सार्वभौमिक। धरती पर अधिकार के लिए उत्तराधिकार एवं देह पर अधिकार के लिए विवाह संस्था अनिवार्य हो गई है, ऐसा अरविंद जैन ने कहा है। किसने कहा है? अरविंद जैन ने। सामंजस्य व समझौते की परिस्थितियों में अक्सर नारी को किसकी बलि देनी पड़ती है? अपनी खुद की। जो सामंजस्य या समझौते की परिस्थिति होती है उसमें नारी अपना स्वयं की खुद की बलि दे देती है। सभी सामाजिक बंधन, रीति रिवाज, रूढ़ियां, परंपराएं आदि किसके लिए बनाई गई हैं? यह सब महिलाओं के लिए बनाई गई हैं।
किसके लिए? महिलाओं के लिए। पुरुष तो मानते ही नहीं है। लिंग भेद का विचार किस प्रकार के भेद में शामिल किया जा सकता है? सामाजिक व सांस्कृतिक में। लिंग भेद का विचार किस प्रकार के भेद में? तो सामाजिक और सांस्कृतिक भेद में इसको शामिल किया जा सकता है। भारत में महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानून कौन कौन से हैं? या इसमें से आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा कि भारत इनमें से कौन सा महिलाओं से संबंधित कानून है। एक इसमें से दे देगा, 3 अलग से दे देगा, तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे एक तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सेक्शन एक्ट है, माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यह सब इसमें आ जाते हैं। भारत में महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानून हैं ये। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जब एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह और यौन संबंध रखता है तो यह परिवार का कौन सा स्वरूप कहलाता है? यह विवाह परिवार कहलाता है। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया? 2001 को। हमारे देश में प्रतिवर्ष किस दिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च जो है वह महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यौन भेद किस प्रकार की अवधारणा है? यह प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली एक जैविकीय अवधारणा है। कैसी है? जैविकीय अवधारणा है। लिंग भेद का आधार क्या है? लिंग भेद का आधार सामाजिक है। लिंग भेद का आधार सामाजिक है। किस समाज में मामा की भी विशिष्ट स्थिति होती है क्योंकि बच्चों की देखभाल में पिता की तुलना में मामा की भूमिका अधिक होती है? मातृवंशीय समाज में। किसमें? मातृवंशीय समाज में माता के साथ साथ जो बच्चे होते हैं माता के साथ साथ मामा की भी जो है उनकी देखभाल करने की अधिक भूमिका होती है मातृवंशीय समाज में। किस जनजाति में सामाजिक प्रतिबंधों के कारण महिलाओं की परिस्थिति काफी निम्न हो जाती है? टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति है। सरकार जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना चला रही है? आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना चला रही है। सरकार जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना चल रही है। जनजातियों में वधु मूल्य का प्रचलन किस बात का घोतक है? जनजातियों को प्राप्त अधिकारों का घोतक है ये। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जनजातियों में विवाह का खर्च। ये सारे क्वेश्चन आपके बस इसी बुक से हैं, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से, ठीक है। जनजातियों में विवाह का खर्च किस पक्ष द्वारा वहन किया जाता है? अनेक जनजातियों में विवाह खर्च भी वर पक्ष के द्वारा ही। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहां आज भी जो है कि विवाह वर पक्ष के द्वारा ही शादियों में पैसा खर्च किया जाता है। किस संशोधन के पश्चात पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्विभागीय समन्वय समितियों का गठन किस लिए किया गया? केंद्र और राज्य स्तर पर महिलाओं के कल्याण के लिए बनाए गए अधिनियमों का ठीक से पालन करने के लिए। स्त्री शिक्षा के लिए लेडी इरविन कॉलेज सन 1932 में दिल्ली में किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के द्वारा। हिंदू कोड बिल किस सन में सरकार के सामने पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया? 1984 में। कब? 1984 में। किसने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के कार्यक्रम को स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बना लिया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। किसी भी देश की परंपराओं में विभिन्नता का कारण क्या होता है? तो किसी भी देश की जो परंपराएं हैं उनमें जो डिफरेंसेस है उसका कारण प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति होती है या भौगोलिक और प्राकृतिक वातावरण होता है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक योग्य पेशेवर औरतें कहां पर हैं? भारत में। यानी कि पेशेवर औरतें जिनको बहुत सारी स्किल्स आती हैं, है ना, तो वो भारत में ही औरतें पाई जाती हैं। भारत में औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय महिला आयोग औरतों के अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। आप किसी देश की स्थिति वहां की औरतों की दशा को देख करके जान सकते हैं। ये बात भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही है।
वर्तमान परिवेश में नारी की स्थिति कैसी है? निसंदेह आज भी वे पुरुषों के अत्याचारों की शिकार हैं। राइट। वर्तमान में आज भी क्या है कि जो स्त्रियां हैं वह पुरुषों के अत्याचार का शिकार हैं। महिलाओं के स्वतंत्र विकास में किससे बाधा उत्पन्न होती है? रूढ़िवादी परंपराओं और रीति रिवाजों से आज भी महिलाओं की स्वतंत्रता में ये सब बाधाएं उत्पन्न करने वाली चीजें हैं। ब्रिटिश काल एवं स्वतंत्र भारत के विभिन्न कानून किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये पर्सनल लॉ एंड सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। विवाहित महिला का संपत्ति अधिनियम कब पारित किया गया था? यह आपका सन 1874 में पारित किया गया था। पुरुषों के बराबर आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पाने में औरतों को अभी 1000 वर्ष लगेंगे। दुनिया की 98% पूंजी पर पुरुषों का कब्जा है। इस कथन का उल्लेख किस रिपोर्ट में मिलता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मिलता है। विवाहित स्त्रियों के लिए घरेलू कार्यों को करना अधिक उचित होगा, अपेक्षाकृत इसके कि वे कभी न थकने वाली मशीनी गति की नकल करें। यह बात 10 आवर्स एडवोकेट ने कही है। क्या भारत में शिक्षा नीति स्त्री पुरुष में कोई भेद करती है? नहीं, जो शिक्षा नीति है वह स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। सन 1947 में भारत की साक्षरता का दर प्रतिशत 18% था। कितना? 18%। 2011 में भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत 74% हो गया। विश्व की साक्षरता दर 84% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? तो केरल में 91.88% साक्षरता दर है महिलाओं की, सिर्फ महिलाओं की इतनी है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है और वहां महिला साक्षरता दर कितनी है? तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो राजस्थान में है और वहां साक्षरता दर 52.66% है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ? 1988 में हुआ। कब हुआ? 1988 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन 1958 में हुआ था। कब हुआ? 1958 में हुआ। हंसा मेहता समिति ने अपने सुझाव कब दिए? 1962 में दिए। कब दिए? 1962 में। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हंसा मेहता समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा हंसा मेहता को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सशक्तिकरण का सिद्धांत किसके पोषित हुआ? शक्ति से। देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? 10% से भी कम है। महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी मुद्दा पहली बार किस प्रधानमंत्री ने उठाया था? राजीव गांधी ने। महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी जो मुद्दा था वो पहली बार राजीव गांधी ने उठाया था। महिलाओं की सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति कब पारित की गई थी? 2001 में। कब? 2001 में। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को कब पारित किया गया? 9 मार्च 1910 को। कब पारित किया गया? 9 मार्च 1910 को पारित किया गया। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकारों को पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 50%। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 7% है। जब तक घर का कामकाज निजी उत्पादन का मामला बना रहेगा स्त्रियों को दोहरे दायित्व का बोझ उठाना होगा। यह बात मार्गरेट बेंसटन ने कही है। किसने? मार्गरेट बेंसटन ने कही है। नेक्स्ट वन। विश्व में पुरुष व महिला साक्षरता दर क्या है? पुरुष साक्षरता दर 44% और महिला साक्षरता दर 30% है। विश्व स्वास्थ्य संघ ने 1978 में अपनी 14वीं वर्षगांठ और 20वीं सदी तक स्वास्थ्य के लिए क्या नारा लगाया था? सबके लिए स्वास्थ्य, सब स्वास्थ्य के लिए। क्या नारा था? सबके लिए स्वास्थ्य और सब स्वास्थ्य के लिए। कनाडा के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक नॉर्मन विशियोन ने किस सन में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग की थी? 1936 में। कब? 1936 में। हमारे देश में कुपोषण के शिकार 1 से 5 वर्ष के लड़के और लड़कियां का प्रतिशत कितना है? 50% लड़कियां और 20% लड़के कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर और दशकीय वृद्धि दर क्या है? वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है और दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। मानवाधिकार की सोच कब से प्रारंभ हुई है? तो यह जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है तब से मानवाधिकार की सोच प्रारंभ हुई है। कानून के सम्मुख सभी बराबर हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण का अधिकार है। यह उल्लेख मानवाधिकार घोषणा पत्र में मिलता है। मेरी तीव्र इच्छा है कि हमारी स्त्रियों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। यह बात महात्मा गांधी ने कही है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है कि मेरी तीव्र इच्छा है हमारी स्त्रियों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। मानव अधिकारों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने और इन्हें संगठित रूप देने का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वह दास्ता के विरुद्ध विश्व सम्मेलन कब सामने आया? 25 सितंबर 1926 को। मानव अधिकारों को लेकर बलात् श्रम पर सम्मेलन कब हुआ था? 28 जून 1930 को हुआ था। मानव अधिकारों की पहली सुव्यवस्थित घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर 1948 को हुई। चलिए बस आज का लास्ट स्टेप पर पहुंच रहे हैं। रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव के नए चिन्हक के रूप में कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है। भारत में लड़कियों से संबंधित केवल 2 कानून के नाम बाल विवाह कानून और बाल सुरक्षा कानून। क्वेश्चन आपके 2020 में पूछे गए हैं और आज का लास्ट स्टेप है। ठीक है, चलिए। और डिफरेंट आज का पेपर आपका कैसा हुआ और कितना पढ़ाया हुआ मिला था आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सामाजिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ क्या है? सामाजिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ अधिकार, हुक्म देने का हक, शासन करने या नियंत्रित करने की ताकत या प्रभावित करने की क्षमता से है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। स्त्रियों की संपत्ति में मालिकाना हक कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अंतर्गत। उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किस संहिता में किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में। जी फ्रेंड, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना बताइएगा पेपर कैसा हुआ, कितना पढ़ाया हुआ आया था और ठीक है क्लास कैसे रही। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।